कोई जेल इतनी बड़ी नहीं है जिसमें सारे मुसलमान बंद कर दिए जाए। छात्र छात्र होता है, अगर वो हिंदू है तो आतंकवादी नहीं है, मुसलमान है तो आतंकवादी है। अगर वो बीजेपी का वोटर है तो बड़ा भला आदमी है, वो उनसे प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर विपक्ष का वोटर है तो वो नक्सलवादी है, वो माओवादी है। बोलें तो बोलें क्या, चुप रहें तो क्या रहें। मंदिर बनाने का इतना बड़ा जो है ढंडोरा पीटा के हमने मंदिर बनाए, उसी मंदिर से ये लोग चोरी कर रहे हैं। ये सरकार ये कह रही है कि मैं राजा की तरह हूँ और तुम प्रजा की तरह हो। भले ही पैसे वाले मीडिया ने इसको छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन अब पूरी दुनिया को मालूम है कि दिल्ली में नौजवानों पर पैलेट गन चला। यह भी देखा गया कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बहुत सारे लोग थे। यह भी देखा गया कि बंगाल से बसों में भर के लाया गया। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये चाहते हैं कि 20 करोड़ लोगों को एक तरह की दिमागी जहनी जेल में बंद कर दें। तो कोई जेल इतनी बड़ी नहीं है जिसमें सारे मुसलमान बंद कर दिए जाएँ। तो एक मुसलमान को जेल में डाल के, एक उमर खालिद को जेल में डाल के 20 करोड़ मुसलमानों को डराया जाता है कि आप देखिए अगर आपने ऐसा किया तो आपको उमर खालिद बना देंगे। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज ये है कि अपना ख्याल ज़रूर रखिए, आपको जितनी हिम्मत है, जितना हौसला है, उसके मुताबिक आगे बढ़िए और अपनी आज़ादी, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, जैसे मैंने कहा कि ये आपके ऊपर अपना कर्ज है। आप एक इंसान पैदा हुए हैं और इंसान तब तक इंसान नहीं है जब तक कि वो अपने फैसले खुद ना ले सके, जब तक कि वो आज़ादी से खुद बात ना कर सके। तो अपनी आज़ादी और अपने अधिकारों की रक्षा करना आपका फ़र्ज़ है। लेकिन लोकतंत्र में कहते हैं कि सबको समानता का अधिकार है, तो उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो खुलेआम मुस्लिम तबके को और मुस्लिम के प्रॉफिट को गाली देते हैं? खुलेआम तो इंस्टाग्राम पे चीज़ें वायरल हो रही है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता। क्योंकि इसमें एक राजनीतिक साजिश है, क्योंकि ये जो चीज़ें वायरल हो रही हैं या जिन लोगों को खुली छूट दी जा रही है, इन लोगों को बाकायदा एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत, एक स्ट्रक्चर के तहत एक धर्म को और उस धर्म के मानने वाले लोगों को एक तरह के दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पे तब्दील कर दिया गया है। ये उनके अधिकार बराबर नहीं है, उनकी आज़ादी बराबर नहीं है। आप उनके धर्म को चाहे जो कह सकते हैं, आप उनके पैगंबरों को जो चाहे कह सकते हैं और आपको कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे मैंने कहा कि दिन लग चुके हैं, अब तानाशाही सपनों के दिन भी लग चुके हैं। अब ये वक्त जो है ये इंसाफ का है। 2016 और 2026 में यहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने उस टाइम बोला था आई एम नॉट टेररिस्ट, आई एम इंडियन। जब मैं जंतर मंतर पे गया, क्यों मैं मीडिया कोर्स कर रही हूँ, तब भी वहाँ के स्टूडेंट ने बोला था आई एम नॉट टेररिस्ट, आई एम इंडियन। तो ये 10 साल में मैं देखता हूँ, ये 10 साल में स्टूडेंट को कैसे पता चला कि आप जाके विरोध क्यों कर रहे हैं, जब वो उमर खालिद तो वहाँ बोला था कि अब 2026 में ये सब स्टूडेंटों को बोलना पड़ा। हाँ, क्योंकि तो ये मुझे गैप 10 साल का, यही तो मैं कह रही हूँ। हाँ, समझते समझते देखिए मैं कहती हूँ देर आयत दुरुस्त आयत, देर से आए हुजूर, आप आए तो कम से कम आपको ये महसूस तो हुआ, कम से कम इसी ज़िंदगी में 10 साल में ही पता तो लगा इनको कि छात्र छात्र होता है। अगर वो हिंदू है तो आतंकवादी नहीं है, मुसलमान है तो आतंकवादी है। अगर वो बीजेपी का वोटर है तो बड़ा भला आदमी है, वो उनसे प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर विपक्ष का वोटर है तो वो नक्सलवादी है, वो माओवादी है। आप सोचिए इस तरह की चीज़ें, सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकवादी और बहुत तरह की चीज़ें कही गई हैं। हमारे जो तथाकथित मुख्य धारा के दरबारी जो एंकर्स हैं वो बाकायदा अभी भी अदालतें, अपनी खाप अदालतें लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका पैसा बंद होना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए। आप देर से आए तो कम से कम। मैम, सवाल है कि झारखंड में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के बाद, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रयागराज जाते हैं लेकिन झारखंड की तरफ रुख नहीं करते, क्या वजह है इसकी? देखिए, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि छात्रों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में भी कहा था और उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे भी कहा। मैं भी उतना ही राहुल गांधी के बारे में जानती हूँ जितना आप जानती हैं। बाकी सवाल राहुल गांधी का आप कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन से पूछेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर जो उनकी गठबंधन की सरकार है, ख़ासकर जहाँ इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उनको ये समझना ज़रूरी है, इंसाफ देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच भी है। इस पेंच को ये समझिए कि आप भी जानती हैं कि पिछले 48 घंटे में इस तरह के तमाम वीडियोज़ आ चुके हैं कि सरकार और छात्रों के बीच लगभग बातचीत फाइनल हो चुकी थी, लेकिन पत्थरबाजी हुई। इसके अलावा बंगाल से कई ट्रक भर के, यानी सुनने में आ रहा है 20 या 30 ट्रक भर के लोग लाए गए हैं जो इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि शांति ना हो, कोई तो ऐसा है जो ये चाहता है कि लठबाजी होनी चाहिए थी, लाठीचार्ज होना चाहिए था। मुझे लगता है सीधे तौर पर जो हमारी केंद्र की सरकार है वो ये चाहती थी कि एक तरह की लठबाजी को दूसरी तरह की लठबाजी से कैंसिल कर दिया जाए। कि देखिए, ऐसा नहीं है कि लाठीचार्ज सिर्फ जंतर मंतर पे हुआ है, लाठीचार्ज तो रांची में भी हुआ। तो अगर यहाँ हुआ तो वहाँ भी हुआ, यहाँ जुर्म नहीं हुआ, वहाँ भी जुर्म नहीं हुआ।
तो और इसीलिए देखिए इन्होंने इतने बड़े जो बंद का ऐलान किया है उसके पीछे भी मुझे पूरी तरीके से एक राजनीतिक साजिश मालूम होती है। मैम, जिस डर का आपने जिक्र किया अपनी बातों में तानाशाही का, क्या उसी का डर है कि गृह मंत्री सदन के अंदर नहीं आ रहे, पार्लियामेंट में आते हैं सदन के अंदर वो नहीं आ रहे? देखिए बड़ी मुश्किल की बात है ये, तो बोलें क्या, चुप रहें तो क्या रहें। मुझे लगता है कि उन्होंने एक तराजू इनके हाथ में है और तराजू में उन्होंने तोला होगा कि इधर मैं बोलता हूँ तो क्या होगा, इधर चुप रहता हूँ तो क्या होगा। चुप रहता हूँ तो सिर्फ ये बात होगी कि ये तो चुप है, लेकिन अगर बोलता हूँ तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी और फिर उस बात की इतनी शाखाएं निकलेंगी कि ये कहा तो क्यों कहा। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं बोलूँ ना तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो ये कहेंगे कि बोलता है। मानता हूँ कि आज के दौर में मुसलमानों की बात कोई नहीं करता, मुसलमानों की बात लोग कर रहे हैं। मैं जो मेरा दायरा है, जो मेरे दायरे से बाहर भी जो लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक अवेयरनेस है कि आज जिस तरह से आरफा जी ने कहा कि आज जो भाजपा मुसलमानों पे कर रहा है, आज शाम तक या कल तक वो दूसरे लोगों पे करेगा। अब देखिए ये सरकार जिसने मंदिर बनाने का इतना बड़ा जो है ढंडोरा पीटा कि हमने मंदिर बनाए, उसी मंदिर से ये लोग चोरी कर रहे हैं। तो आम हिंदू भी जो है पहचान चुका है कि इन लोगों की पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह से ये धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों, मतलब आपको याद होगा 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 100 से अधिक तकरीरें दी जहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पे मुसलमानों पर निशाना बनाया। बोले घुसपैठिए हैं, बोले कि ये बच्चे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बोले कपड़े तो वो पहले उन्होंने बात रखी थी 2019 में, लेकिन 24 में कहा कि भाई अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये घुसपैठिए आपके बैल बकरी ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। तो ये मतलब मोदी ने इतनी कोशिश की लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुहिम खड़ा करने का, लोगों को डराने के लिए, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? 303 सीट थे उनके, 240 तक सिमट गए। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, जो एक फ़िरका परस्त उनकी जो सियासत है, ये नाकाम है, ये अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। और अब जो है आने वाले दिनों में लोग बड़ी आसानी से इस बात को पहचान रहे हैं। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया का जो नैरेटिव सेट किया था उमर खालिद के खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया ने, तो अब जैसे डिजिटल का दौर चल रहा है तो डिजिटल मीडिया उस नैरेटिव का इन्फ्लुएंस कम क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि अभी भी इस ग्राउंड पर जब हम जाते हैं, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट मैंने 1 महीने कवर किया और मुझे डर लगता था ये कहने में कि आई सपोर्ट उमर खालिद, क्योंकि लोग आपको सीधा देश विरोधी और उसका तमगा थमा देते हैं। तो डिजिटल मीडिया जो है उसका इन्फ्लुएंस कम क्यों नहीं कर पा रही है? जो देखिए आज जो सिचुएशन है 10 साल पहले के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या पूरी तरह से गोदी मीडिया की बातों को काउंटर हम लोग कर चुके हैं? नहीं। क्या पूरी तरह से सरकार की बातों को हम लोगों ने पब्लिक की नज़रों में खारिज कर दिया? नहीं। लेकिन ये जद्दोजहद जारी है, हकीकत जो है लोगों तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लोग भी इस चीज़ को पहचान रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डर है लोगों में। नहीं, देखिए डर, क्योंकि बिग मीडिया कह रहा है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, और कोई नहीं चाहता कि उनका नाम जो है आतंकवादियों के साथ जोड़ा जाए। वो देख रहे हैं कि इतनी आसानी के साथ इनको 6 साल मुकदमा चलाए बगैर 6 साल तक उनको जेल में रखा गया। तो ये खौफ लोगों में रहता है कि भाई, और अगर लोग चुप हैं, अगर लोग इस बात को नहीं उठाना चाहते, तो इसकी वजह ये नहीं कि वो जानते हैं कि उमर खालिद, कि वो समझते हैं कि उमर खालिद एक दहशतगर्द है, या वो समझते हैं कि उमर खालिद दोषी है। वो इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उनको डर है। इसलिए आपने देखा गोवा में, बम्बई में जिन छात्रों ने उमर खालिद के पक्ष में स्लोगन उठाए, अब उन पे मुकदमा चल रहा है। तो इससे मैसेज क्या जाता है कि आप अपना मुंह बंद रखिए, उमर खालिद के बारे में कुछ मत कहिए। अगर आप कहोगे तो आपको भी जो है वो आपको भी निशाना बनाया जाएगा। तो डर, खौफ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग अपने दिल में कुछ और बात होगी, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि हम इस बात को उठाएं और हम पे केस लग जाएगा, तो नहीं, मतलब अगर लोगों के दिमाग में डर है कि अगर मैं कुछ बोलूँ तो मुझ पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो वो चुप रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार की बात से सहमत है, ऐसा नहीं है। सर, आखिरी सवाल है जी, हाँ, आखिरी, एकदम आखिरी, मुझे जाना है। सर, जिस तरह से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, पैलेट गन भी चला और AK-47 भी चला बिहार में, लेकिन विपक्ष जो है अमित शाह से जवाबदेही मांग रहा है, लेकिन जवाबदेही क्यों नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा? सदन के अंदर नहीं आ रहा। देखिए अमित शाह क्या बोलेंगे? या तो मतलब उनको कबूल करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हुआ, और अगर हुआ या तो वो उसको जस्टिफाई करें कि भाई सही हुआ, और अगर गलत हुआ तो उसको कार्रवाई लेना पड़ेगा। कार्रवाई अगर वो लेने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है जिनके खिलाफ आप कार्रवाई ले रहे हो, कल वो जाके कहेंगे भी आदेश तो हमको ऊपर से मिला। तो वो अपने बचाव के लिए समझते हैं कि सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि मैं चुप बैठूं।
तो इसीलिए यही उनकी रणनीति है कि भाई पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वहाँ पे जेपी नड्डा को, जितेंद्र सिंह को आगे बढ़ाया गया झूठ बोलने के लिए कि गोली नहीं चली। हर कोई देख रहा है कि भाई गोलियाँ तो चली वहाँ पे, लोग घायल हो चुके। 10 लोग आरटीआई इंक्वायरी के तहत 10 लोगों को पैलेट इंजरीज मिली हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं गोलियाँ नहीं चली? और AK-47 बिहार में तो वीडियोस हर किसी ने देखा है। तो ये गृह मंत्री का एक तरह से डरना, अपने आप को बचाना, वो बस नहीं चाहते कि जवाबदेही, क्योंकि जवाबदेही अगर हो तो कल जो है लोग इसकी उनकी एक तरह से रेजिग्नेशन का जो डिमांड है वो अमित शाह पे लगाया जाएगा कि भाई तुम अब आपका वक्त ख़त्म हो चुका, अब आप जाइए। हम अलग से जब मुसलमान बोलते हैं तो 2019-20 में जो आंदोलन ज़्यादातर मुसलमान कर रहे थे वो क्या था? वो था भारत के नागरिकता की परिभाषा को विकृत करने के खिलाफ, और उसमें मुसलमानों को दोयम दर्जे के डालने के खिलाफ। अब वो बात कहाँ तक आ गई है? वंदे मातरम तक आ गई है कि आप अब भारत का जो नेशनल एंथम है उसको आप दोयम दर्जे पर ढकेल रहे हैं वंदे मातरम से। तो ये एक लंबा दायरा है, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हर आज़ाद ख्याल आदमी के लिए हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि ये सरकार ये कह रही है कि मैं राजा की तरह हूँ और तुम प्रजा की तरह हो, तो मैं जब जैसे कहूँ तुम्हें वैसे चलना होगा। लेकिन अब लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों पर भी लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चला दिल्ली में, इसी सिलसिले में, लेकिन फिर जवाबदेही की बात हो रही है। अमित शाह अभी तक सदन के अंदर नहीं है जवाब देने के लिए। उसी से तो जाहिर हो रहा है कि वो कितना डरे हुए हैं, कितना घबराए हुए हैं। इस सरकार के पास जवाब नहीं है, क्योंकि भले ही पैसे वाले मीडिया ने इसको छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन अब पूरी दुनिया को मालूम है कि दिल्ली में नौजवानों पर पैलेट गन चला। ये सबको मालूम है। सबको मालूम है कि सिवान में AK-47 चली। सबको मालूम है कि दिल्ली में भी संसद के बाहर AK-47 लेके लोग तैयार थे। तो अब इस बात को छिपाया नहीं जा सकता। सर, कल जिस तरीके से झारखंड में लाठीचार्ज हो, उसके बाद थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी सरकार एक्टिव हो गई, क्या इंतजार कर रही थी वो? हमको भी सच बोलना चाहिए ना। झारखंड में लाठीचार्ज क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? झारखंड में सारे प्रदर्शनकारी विधानसभा तक पहुंच गए, है ना, पहुंच गए। यह भी देखा गया कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और RSS के बहुत सारे लोग थे। यह भी देखा गया कि बंगाल से बसों में भर के लाया गया। तो ये सारी चीज़ लोग देख रहे हैं, और हमें सच कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए कि झारखंड के लाठीचार्ज की तुलना आप दिल्ली के बल प्रयोग से बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या लग रहा है सर कि सरकार डरी हुई है, जिस तरह से जवाबदेही नहीं आ रही है सामने? संसद चला है, लेकिन संसद को बिल्कुल घबराई, डरी, बदहवास सब कुछ है। सर, इस्तीफे की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि इस्तीफा होना चाहिए? विपक्ष के लोग भी मांग कर रहे हैं। देखिए, लोग, जनतंत्र है क्या? जनतंत्र जवाबदेही की जगह है। जवाबदेही जिस जगह जिसकी हो उसको इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इस्तीफे तक बात कई बार जाती है, कई बार नहीं जाती है। यहाँ जिम्मेवारी लेने से ही इनकार किया जाता है। घमंड इतना ज़्यादा था कि कहा गया कि यह UPA नहीं है जहाँ इस्तीफे होते हैं। इसका मतलब क्या कि हमारे निगाह में जनता की कोई वक़्त नहीं है? तो कम से कम उस घमंड को तो तोड़ दिया गया है। सर, पिछले दिनों PM मोदी IIT के दिल्ली के छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे। क्या PM मोदी डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनावी नुकसान ना हो जाए? नहीं, वो संवाद क्या था, वो अपने आप को उपदेशक मानते हैं, है ना, तो वो उपदेश देते रहते हैं। अब नौजवान हंस रहे हैं। सर, एक तरफ PM मोदी के द्वारा वीडियो बना के बच्चों को माफ़ कर दिया जाता है, दूसरी तरफ लगातार उन्हें वो माफ़ी क्या थी? हम सबको मालूम है कि यह एक ऐसी पार्टी है जो झूठ, धोखाधड़ी, जालसाजी के अलावा किसी और चीज़ से काम नहीं कर रहे। तो वह जो बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, उसके मानी वो नहीं है। या तो फिर हम ये मान लें जो राहुल गांधी कहते हैं कि आप में कोई ताकत ही नहीं है, आपका कोई फॉलोवर आपकी बात नहीं मानता है, इसका मतलब आप पॉपुलर नहीं है। आपने उस वीडियो में दिखाने के लिए कहा कि मैंने माफ़ कर दिया, और आपके फॉलोवर्स गालियां दे रहे हैं, आपके फॉलोवर्स मुकदमे कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कोई वक़्त नहीं है। सर, आपने राहुल गांधी पर एक बात कही है, तो रांची में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ तो राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो कहा कि मैं किसी भी बल प्रयोग के खिलाफ हूँ, मैं प्रोटेस्ट के अधिकार के साथ हूँ,
एक विपक्षी दल का नेता इससे ज़्यादा क्या कह सकता है? वो गृह मंत्री तो है नहीं। जिस तरीके से सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया उसी तरीके से एक फेसबुक पेज बना आरक्षण बचाओ आंदोलन, तो उसे कैसे देखते हैं सर? ये सारी बदहवास कोशिशें हैं कि आप, और इसी से पता चलता है वो अपने आप तो नहीं हो गया ना, आरक्षण हटाओ अपने आप नहीं हो गया, लेकिन वो चला भी नहीं, वो टाइम फिस भी हो गया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।